अभिवादन अभिनंदन के साथ स्वागत है आप सभी का सुप्रभातम की वेला में। आप सभी के लिए समर्पित है सादरम सस्नेहम च सुप्रभातम। और सुप्रभातम के एक और नए अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ आज नारायण दत्त मिश्र। प्रकट हुई शुभ सुबह, अरुण अंबर रवि आया, हुआ मुदित संसार सबने रस को पाया। पहन रश्मि के हार, धरा रमणी हर्षाती, गाते गीत विहंग प्रभा सबको अतिभाती। प्रभा से सजी प्रभात की वेला में हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए अपने चिर परिचित कार्यक्रम सुप्रभातम को। इस कार्यक्रम में होती है बात आज के पंचांग की, प्रेरणा से भरे 3 भाषाओं से खिले एक विशेष सुभाषित की, और इसके बाद होती है एक विशेष प्रस्तुति भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी, और फिर स्वास्थ्य और योग के 2 विशेष प्रभाग होते हैं। और साथ में आप हर दिन जुड़ते हैं संस्कृत की पाठशाला से, जहां आप परिचित होते हैं संस्कृत की विशेषताओं से। और इस संस्कृत प्रस्तुति के बाद आप समय अनुसार देख लेते हैं एक प्रेरक वृत्त भी। पर अभी सबसे पहले आज की तिथि, वार और नक्षत्र को जानने का आ गया है समय। तो आइए देख लेते हैं अपने पहले प्रभाग को, अर्थात आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। समय की पहचान या अभिज्ञान हो जाने के बाद भी हमें कई बार आयास या और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता अनुभूत होती है। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि हम आयास करते करते थक से गए हों। पर वह मनुष्य ही क्या जो तनिक धैर्य न रख सके, क्योंकि कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए हम हमेशा धैर्य को न त्यागते हुए उद्यम करते रहें, परिश्रम करते रहें, उद्यमशील बने रहें। और यही सीख हमें आज प्राप्त हो रही है अपने सुभाषित से, जो प्रस्तुत है अब आपकी चिर परिचित 3 भाषाओं के साथ। अनुत्थाने ध्रुवो नाशः, प्राप्तस्यानागतस्य च, प्राप्यते फलमुत्थानात्, लभते चार्थसम्पदम्। उद्यमशीलता के अभाव में प्राप्त एवं प्राप्तव्य दोनों का ही नाश निश्चित है। उद्यम करने से ही वांछित फल प्राप्त होता है और उसी से आर्थिक संपन्नता मिलती है। अतः प्राणी को सदैव उद्यमशील रहना चाहिए। Without endeavor, both the obtained and that which is obtained are certain to be destroyed. Desired results and economic prosperity can be achieved only through enterprise. Therefore, one should always be enterprising. तो ज्ञान से भरे सुभाषित के बाद अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा का। आज हम बात करेंगे आयुर्विज्ञान के उन आचार्यों के विषय में जिनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ आज भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। आइए देखते हैं भारत की चिकित्सकीय वैज्ञानिक परंपरा को पोषित करने वाले उन आचार्यों व उनके कर्तृत्व के विषय में हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। भारत में ऐसे अनेक सिद्ध आचार्य हुए जिन्होंने जीवन में प्रयोग होने वाले हर एक पहलू को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। उन प्रमुख आचार्यों में चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शार्ंगधर आदि प्रसिद्ध हैं। इन आचार्यों ने आयुर्वेद के चिकित्सकीय विज्ञान को पोषित किया और इस विज्ञान पर आधारित अनेक ग्रंथ लिखे। इन सभी आचार्यों के ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं और इन सभी ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में पाठ्यक्रम के तौर पर इन ग्रंथों का प्रयोग किया जाता है। अतः हमें अपनी संस्कृति व भारतीय मनीषियों द्वारा दिए गए ज्ञान जो हमारी धरोहर है
उसे समझने के लिए संस्कृत भाषा को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य चरक की, जिनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ को चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में 8400 श्लोक हैं। ये सभी श्लोक छंदोबद्ध हैं और सरलता से स्मरण करने योग्य हैं। चरक संहिता 8 भागों में विभक्त है, जिसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं। चरक संहिता में विभिन्न रोगों के कारण, उनकी पहचान कैसे करें, उचित दवा कैसे खोजें और बनाएं तथा इसे लागू करने के विभिन्न तरीकों के बारे में अत्यंत विस्तृत जानकारी दी गई है। चरक संहिता में मानव व पशु दोनों के भ्रूण विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की, जिन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता। आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा पद्धति यानी सर्जरी के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत संहिता मूलतः 5 स्थानों में विभक्त है, जो कुल मिलाकर 186 अध्यायों में विभाजित है। इसमें 1120 रोगों, 700 औषधीय पौधों, खनिज स्रोतों पर आधारित 64 प्रक्रियाओं, जंतु स्रोतों पर आधारित 57 प्रक्रियाओं तथा 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में ऐसे श्लोक भी हैं जो बताते हैं कि मनुष्यों पर सर्जरी करने से पहले प्रशिक्षण हेतु किस प्रकार विभिन्न सब्जियों, चमड़े के थैलों, मृत पशुओं पर सर्जरी का अभ्यास कैसे करें। आयुर्वेद के ग्रंथों में अष्टांग हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ को लिखा है वाग्भट्ट ने। यह पुस्तक आज भी सैकड़ों आयुर्वेदिक औषधियों के लिए संदर्भ ग्रंथ है, जिनका उपयोग आज भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में किया जा रहा है। अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के संपूर्ण विषय यानी काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य आदि 8 अंगों का वर्णन है। वाग्भट्ट ने अपने ग्रंथ के विषय में स्वयं ही कहा है कि यह ग्रंथ शरीर रूपी आयुर्वेद के हृदय के समान है। जैसे शरीर में हृदय की प्रधानता है, उसी प्रकार आयुर्वेद वाङ्मय में अष्टांग हृदय हृदय के समान है। इनके अतिरिक्त और अन्य प्रतिष्ठित लेखकों के द्वारा कई और ग्रंथ लिखे गए, जो विभिन्न स्तरों पर जीवन के सुचारू संचालन हेतु हमेशा से उपयोगी सिद्ध हुए हैं, जैसे कि शार्ङ्गधर संहिता, माधव निदान, कश्यप संहिता, भाव प्रकाश, भैषज्य रत्नावली आदि। इनमें से प्रत्येक ग्रंथ हमें इस बात की गहन अंतर्दृष्टि देता है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा बीमारियों से मुक्त और शक्ति, जीवंतता और स्वास्थ्य से कैसे पूर्ण रखा जाए। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात स्वास्थ्य की। हमारे शरीर में हड्डियां यद्यपि सबसे मजबूत होती हैं, पर इनकी मजबूती बनाए रखना भी बेहद आवश्यक हो जाता है। हड्डियों को सही पोषण न मिले तो समय के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। कौन से कारक हड्डियों की मजबूती को करते हैं प्रभावित, और हड्डियों की मजबूती के लिए आखिरकार किया क्या क्या जा सकता है, इसे जान लेते हैं आज हम स्वास्थ्य मंत्र में अपनी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियों का मजबूत होना महत्वपूर्ण है, और हड्डियां मजबूत रहें, इसके लिए हड्डियों की सही देखभाल करना आवश्यक हो जाता है। आजकल कई कारणों से हड्डियों और जोड़ों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं, और इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है हमारी जीवन शैली। और जो टीवी और जो सेलफोन है, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी प्रैक्टिकली निल हो गई है, सबसे मेन इंपॉर्टेंस है हमारे बोन हेल्थ को कम करने की। दूसरा, हमारा जिस तरह से हम खाना खाते हैं, मोनो फीडिंग है हमारा, यानी कि एक ही तरह का खाना, जंक प्रपोर्शंस ऑफ फूड, एक बर्गर ही खाना, पिज्ज़ा ही खाना या सिर्फ पूरी ही खाना, वो भी ठीक नहीं है। प्रपोर्शन हमारा बैलेंस होना चाहिए। मिक्स्ड डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट वन टाइप ऑफ फूड। हड्डियां हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हड्डियां हमारे शरीर को ढांचा व आकार देती हैं, चलने व क्रियाएं करने में सहायक होती हैं, शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं, बोन मैरो को स्थान प्रदान करती हैं, जिसमें रक्त कोशिकाएं बनती हैं, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती हैं। हड्डियां शरीर में कैल्शियम और खनिज का संग्रहण करती हैं। हड्डियों का विकास बचपन से ही आरंभ हो जाता है और 30 वर्ष की आयु तक हड्डियों का घनत्व अधिकतम होता है। उसके बाद इनका डिजेनरेशन
यानी अधपतन शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज, बढ़ते उम्र के बच्चों में हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, हाथों में जो एंड्स हैं उसकी सूजन होने लगती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। अगर बहुत सीवियर है तो बच्चे को चलने में भी दिक्कत होती है, मांसपेशी में कमजोरी होती है। बड़ों में क्या होता है? हड्डियों में दर्द। आजकल क्या होता है, लोग एड़ी में दर्द करके आते हैं, आजकल लोग टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, कोनी में दर्द करके आते हैं, कमर में दर्द करके आते हैं। इधर उधर दर्द बगैर किसी कारण के, कुछ नहीं मिल रहा, सारे टेस्ट नॉर्मल है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। 35 वर्ष की उम्र के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसका प्रभाव हड्डियों पर सबसे अधिक होता है। ऐसे में हड्डियों की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। हड्डियां कमजोर होने पर जोड़ों में दर्द, जकड़न और कई अन्य समस्याएं घेर सकती हैं। ऐसे में हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही दैनिक कार्य करने में भी समस्या होने लगती है। बच्चों की हड्डियों के सही विकास के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। गलत खान पान की आदतें और अनियंत्रित जीवन शैली की वजह से हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है। अगर हड्डियों को मजबूत बनाना है तो कुछ गलत आदतों को दूर रखने की जरूरत है। हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे आहार में पोषक तत्व होने चाहिए। हड्डी को सही पोषण न मिले तो उनके कमजोर होने और समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। हड्डियों का जो स्वास्थ्य है जन्म से हमारे अंत तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंटेन करना, और इसकी हेल्थ के लिए हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है उनको छोड़ के हमारी तरफ से जो कर सकते हैं वो कैल्शियम, विटामिन डी और जो बाकी खनिज पदार्थ हैं वो सही मात्रा में बैलेंस खाने से हमें मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल पोल्यूशन की वजह से विटामिन डी की काफ़ी लोगों में अभाव है, उसकी कमी क्या है, सप्लीमेंट से हो सकता है मिल जाए, खाने से भी हो सकता है। एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी दूसरी अहम चीज़ है, जो कि ये नहीं कि हम 40 पे शुरू कर रहे हैं, हमारे बचपन से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हड्डियों की मजबूती के लिए फिजिकल एक्टिविटी सबसे अहम है। बचपन से 20 साल तक, 25 साल तक हमारी हड्डियों की सबसे पीक स्ट्रेंथ आ जाती है। वो बाद में धीरे धीरे कम होती है, लेकिन बाद में भी एक्टिविटी मेंटेन रखें ताकि धीरे जो है जो जा रही है, जो हड्डियों की जो स्ट्रेंथ जो जा रही है वो कम रफ्तार से कम। सही पोषण हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही हड्डी टूटने, फ्रैक्चर और कई अन्य समस्याओं से बचाव करता है। संतुलित व स्वास्थ्य के अनुकूल आहार का सेवन और शारीरिक श्रम करने से कई तरह के हड्डियों और मांसपेशियों की समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। कम उम्र से ही हड्डियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और सही देखभाल करें, जिससे हड्डियों का विकास ठीक हो और आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो सुप्रभातम की इस प्रस्तुति के क्रम में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द ही लौटते हैं। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। स्वास्थ्य और योग, इन दोनों को एक दूसरे से अलग समझने की भूल भला कौन कर सकता है। जरूर आरंभिक रूप से हम में से कई लोग योग को बस शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जोड़कर ही देखा करते हैं, पर योग का लक्ष्य तो शारीरिक ही न होकर मानसिक और आध्यात्मिक भी है।
यह हम सब जानते हैं। वैसे हम अभी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इस प्रसिद्ध संस्कृत की सूक्ति की महत्ता को समझते हुए योग के कई आसनों के बारे में अपनी प्रस्तुतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते आ रहे हैं। तो आज अपने योग प्रभाग में हम जान लेते हैं योग की उन क्रियाओं के बारे में जिन्हें बच्चे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं और अपनी आयु के अनुसार अपने शरीर को स्वस्थ या चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ओम प्रकाश। आज का हमारा विषय है बच्चों के लिए योगासन। तो आज हम जो आसन आपको बताने जा रहे हैं बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। ये आसन बच्चों के जो लंबाई है, कद है, उसमें बढ़ोतरी करने में बहुत हेल्प करती है। इस आसन का अगर बच्चे रोज अभ्यास करेंगे तो उनका कद बहुत जल्दी लंबा हो सकता है। तो देखेंगे इस आसन को कैसे करना है। इस आसन का नाम है ताड़ासन। ओके, तो ताड़ासन करने के लिए पैरों में ऐसे 1 फीट का गैप कर देंगे अंतर करके, और दोनों हाथ एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपनी एड़ियों को भी साथ में उठा लिया। अब ऊपर की तरफ तनाव देना है, खिंचाव देना है। हाथ को भी ऊपर की तरफ खींचना है, पैरों के अंदर खिंचाव देना है, पिंडलियों में, घुटनों में, जांघों में, पेट में, पीठ में, हाथ में, सब जगह ऊपर की तरफ ऐसे खिंचाव देते रहना। अच्छी तरह से ऊपर की तरफ तानना है और सामने एक स्थान पर देखना है, जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है ये आसन। और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। एक बार फिर से देखेंगे इस आसन को, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए फिर से वापस आ जाए। इसी तरह से दूसरा आसन है जो बच्चों में चंचलता को काबू में करने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं। तो उनकी चंचलता पर कैसे लगाम लगाएं, उस आसन को करने के लिए एक पाद आसन, इस तरह से पैरों को उठा लेंगे और सामने एक स्थान पर देखेंगे। ये बैलेंसिंग आसन है। इस आसन को करने से उनके अंदर बैलेंस करना आसान होता है, उनके शरीर को भी और उनके मन को भी। मन और शरीर दोनों में स्थिरता लाने के लिए ये आसन बहुत उपयोगी है। इस आसन का नाम है एक पाद आसन। कुछ देर तक जितनी आपकी यथा स्थिति हो ऐसे रुककर फिर धीरे से हाथ नीचे और धीरे से पैर नीचे, फिर दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं इसी तरह से। फिर धीरे से हाथ नीचे और धीरे से पैर नीचे। तो आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से, जो बच्चों के लिए और क्या उपयोगी हो सकता है। नमस्कार। बच्चों के साथ उनके संस्कार को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं, इसलिए पहले तो बड़ों को सही ढंग से जीना आना चाहिए। अगर बड़े चिल्लाएंगे तो बच्चे भी चिल्लाना सीखेंगे। बड़े अगर मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताएंगे तो बच्चे भी करेंगे। आप कोशिश तो ये करें कि बच्चों को ज़्यादा शारीरिक चीज़ें करवाएं, जैसे वो खेल रहे हैं, खेल कूद में उनको इंटरेस्ट लेने का कहें। पढ़ाई और खेल कूद ये बच्चों का होना चाहिए। और जितना हो सके कोशिश ये हो कि ये स्क्रीन टाइम उसके लिमिट करें कि भाई आधा घंटा देखेंगे या बहुत बहुत तो पौना घंटा देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा परिवार के लोग इकट्ठा होकर साथ में कुछ करें तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोशिश यही है कि शांति भी लानी चाहिए घर में, इसलिए प्रेयर, थैंक यू, ये सब करना बच्चों को आना ज़रूरी है। बस करते रहें, वो अच्छी तरह बड़े होंगे ही। नमस्कार। कार्यक्रम में अब समय हो गया है संस्कृत पाठशाला का। संस्कृत जिसे देवभाषा कहते हैं, देवभाषा या श्रेष्ठ भाषा इसलिए क्योंकि जो भी इसे बोलता है, सीखता है या सीखने का प्रयास भी करता है, वह स्वयं अनेक गुणों से युक्त हो श्रेष्ठ मनुष्य बनने की ओर अपने कदम बढ़ा लेता है। तो हम इसी भाषा को सिखाने का प्रयास प्रारंभिक स्तर से कर रहे हैं और साथ ही आपसे निरंतर यह निवेदन भी कर रहे हैं कि आप सिखाए जा रहे अंशों का वाचिक अभ्यास करते रहें। तो आइए इसके लिए अविलंब चलते हैं अपने सहयोगी गवीश द्विवेदी के पास संस्कृत पाठशाला की कक्षा में।
मित्राणि नमो नमः। एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्राणि, संस्कृत पाठशाला में हम अब तक वर्तमान कालिक प्रथम पुरुष के वाक्यों को तीनों वचनों में बनाना सीख चुके हैं। आइए सीखे हुए अंश का एक उदाहरण के माध्यम से थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। यदि वाक्य हो वह मतदान करता है, तो संस्कृत में कहेंगे सह मतदानम करोति। सह मतदानम करोति। यदि इसका द्विवचन बनाना हो तो कहेंगे तौ मतदानम कुरुतः, अर्थात वे दो मतदान करते हैं। और यदि इसी वाक्य का बहुवचन रूप बनाना हो तो वाक्य बनेगा ते मतदानम कुर्वन्ति, अर्थात वे सब मतदान करते हैं। सह अर्थात वह, इसके तीनों रूप हमने सीखे हैं। सह एक वचन में, तौ द्विवचन में और ते यह रूप बहुवचन में। क्रिया एक वचन में करोति अर्थात करता है, द्विवचन में कुरुतः अर्थात दो करते हैं, और बहुवचन में कुर्वन्ति अर्थात तीन या तीन से अधिक करते हैं। वाक्य में मतदानम कर्मपद है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मित्रों, प्रथम पुरुष के वाक्यों को सीखने व अभ्यास करने के बाद अब क्रम है मध्यम पुरुष के बारे में जानने का। अंग्रेजी में यह सेकंड पर्सन कहलाता है। हमारे समक्ष उपस्थित व्यक्ति जिसके लिए तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, वह मध्यम पुरुष का कर्ता कहलाता है। आसान एवं अच्छी बात यह है कि मध्यम पुरुष का कर्ता कभी भी नहीं बदलता। इसके लिए सर्वदा त्वम पद का ही प्रयोग होगा, और प्रथम पुरुष की क्रिया के अंत में आने वाले ति के स्थान पर सी का प्रयोग कर देने से यह मध्यम पुरुष की क्रिया बन जाएगी। उदाहरण के लिए पढ़ता है के लिए हमने प्रथम पुरुष में क्रिया सीखी थी पठति। अब पठति के ति के स्थान पर सी यह लगाकर पठसी यह क्रिया हम बना लेंगे। इसका अर्थ है पढ़ते हो। कर्तृपद के साथ जोड़ दें तो वाक्य बन जाएगा त्वम पठसी, अर्थात तुम पढ़ते हो। आइए अब अविलंब कर लेते हैं वर्तमान कालिक मध्यम पुरुष की एक वचन क्रिया का अभ्यास। नमति यह प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो इसका मध्यम पुरुष एक वचन रूप बनेगा नमसि। नमसि। आइए इन क्रियाओं में त्वम जोड़कर साथ साथ वाक्य भी बनाते चलते हैं। आप भी मेरे साथ इन वाक्यों को जोर जोर से बोलिए। त्वम नमसि। त्वम नमसि अर्थात तुम नमस्कार करते हो। वाक्य है त्वम वदसि। त्वम वदसि अर्थात तुम बोलते हो। त्वम पश्यसि। त्वम पश्यसि अर्थात तुम देखते हो। वाक्य है त्वम पृच्छसि। त्वम पृच्छसि अर्थात तुम पूछते हो। वाक्य है त्वम गच्छसि। त्वम गच्छसि अर्थात तुम जाते हो। वाक्य है त्वम धावसि। त्वम धावसि अर्थात तुम दौड़ते हो। त्वम अटसि। त्वम अटसि अर्थात तुम घूमते हो। वाक्य है त्वम तिष्ठसि। त्वम तिष्ठसि अर्थात तुम ठहरते हो या तुम रुकते हो। त्वम क्रीडसि। त्वम क्रीडसि अर्थात तुम खेलते हो। मित्रों, ध्यान रखें, मध्यम पुरुष की क्रिया पठसि, लिखसि, खादसि आदि के साथ कर्तृपद अर्थात त्वम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही कुछ और क्रियाओं के साथ नए अभ्यास को लेकर पुनः होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, पुनः मिलामः। इसी प्रस्तुति के साथ अब सुप्रभातम की प्रस्तुति का समय हो रहा है समाप्त। तो अपनी अगली प्रस्तुति यानी सोमवार को अपने निर्धारित समय पर सुप्रभातम का एक और नया अंक लेकर होंगे हम पुनः उपस्थित। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमो नमः।